लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में करेंगे चुनावी शंखनाद। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज से राजस्थान के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर। जयपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। सीकर में करेंगे रोड शो। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली। गठबंधन के कई प्रमुख नेता होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से करेंगी सम्मानित। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने जीता मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब। फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी को दी करारी शिकस्त। और पूर्वोत्तर भारत में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने सोमवार तक तेज वर्षा और तूफान की जताई आशंका। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी यूपी के मेरठ में रैली कर लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। ये रैली इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में पीएम की पहली चुनावी रैली होगी। मेरठ की रैली में आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी पहली बार पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी के मंच पर नजर आएंगे। इस रैली के सहारे पीएम मोदी पश्चिमी यूपी से हरियाणा, पूर्वांचल और देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खासकर ओबीसी वोटरों को साधने का हर प्रयास होगा। मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे कहा जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह आज दोपहर में जयपुर में पार्टी की लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके बाद आज शाम ही अमित शाह सीकर में एक रोड शो के जरिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये रोड शो सीकर के कल्याण जी मंदिर दुजोत गेट से तापड़िया बागीची तक चलेगा। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी इंडी गठबंधन लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है। इस रैली में गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। रैली के दौरान एक ही मंच पर विपक्ष के नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी इस रैली में विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केरल के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया। इस संवाद में प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं ऊर्जावर्धन किया और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। पीएम मोदी ने केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में केरल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं से जन जन तक राष्ट्र निर्माण के भाजपा के विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया।
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड एनडीए ने कुल 14 सीटों के लिए अपने सभी प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। वहीं एनडीए से उलट विपक्षी दल अभी भी सीट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक 3 और भाकपा माले ने 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर विपक्षी एकजुटता को दिखाने की कोशिश जरूर की है। झारखंड में जारी राजनीतिक परिदृश्य पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही झारखंड में भी राजनीति के मंच पर शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एनडीए गठबंधन ने जहां अपने 14 के 14 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब तक फाइनल नहीं हो सका है। झारखंड के चुनावी रणक्षेत्र में एनडीए ने राज्य की सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि सहयोगी दल आसू पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा ने खूंटी से अर्जुन मुंडा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सीता सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ढुल्लू महतो, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सेवुम से गीता कोड़ा, लोहरदगा से सबीर उरांव, पलामू से बीडी राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। जबकि एनडीए की सहयोगी आसू पार्टी ने गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और 14 के 14 लोकसभा हम लोग जीते। एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में एक पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है। एक और जहां भाजपा और आसू पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों का चयन तो दूर, अब तक सीट शेयरिंग पर भी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सुखदेव भगत और भाकपा माले ने कोडरमा से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है, या यूं कहें कि बाकी सीटों पर अब भी खींचतान जारी है। देखिए, बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। ये सही है कि हमारे यहाँ चौथे चरण में चुनाव होगा और चौथे चरण में जब चुनाव होना है तो हम लोग पूरा फूट के कदम उठा रहे हैं। जब लोहरदगा में कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए, हम लोग अपना पार्ट, जो हमारा कमिटमेंट है, हम पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। वहां से हमारे उम्मीदवार वर्तमान विधायक कॉमरेड विनोद सिंह इंडिया गठबंधन की ओर से होंगे। इस बार के चुनाव में भाजपा ने हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, धनबाद, राजमहल, दुमका और चाईबासा में नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इसमें से दुमका के उम्मीदवार सीता सोरेन, झामुमो और चाईबासा के उम्मीदवार गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। उधर भाजपा छोड़कर हाल ही में हाथ थामने वाले जयप्रकाश भाई पटेल पर कांग्रेस ने हजारीबाग से भरोसा जताया है। मौजूदा हालात को देखकर कहा जा सकता है कि चुनावी रणभूमि में एक तरफ तो एनडीए गठबंधन के सिपहसालार तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर मैदान साफ है, या यूं कहें कि एनडीए को इंडी गठबंधन ने फिलहाल वॉकओवर दे रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था और उसमें से 1 सीट झामुमो के खाते में, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन 1 सीट जिस पर कांग्रेस पिछले बार विजयी हुई थी, वहां से गीता कोड़ा ने पाला बदलकर इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने उन्हें चाईबासा से उम्मीदवार भी बना दिया है। ऐसे में यहां पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो सकता है और कहा भी जाता है कि शतरंज के खेल में जिसने पहली चाल चली है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल 4 जून तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि झारखंड में इस बार सह और मात के खेल में कौन जीतता है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने शनिवार को ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें कटक से भर्तहरि मेहताब, लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, पटियाला से परनीत कौर को उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा ने अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रणजीत सिंह संधू को अमृतसर लोकसभा सीट से और हंसराज हंस को फरीदकोट से उम्मीदवार घोषित किया है।
अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी 60 सीटों और लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्रों को वापस लेने की अवधि आज समाप्त हो गई। 60 सदस्यों की अरुणाचल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री पेमा खांडू, चौखाम से उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, ईटानगर से तेची कासो, रोइंग से मुचू मेथी, सागली से रातू तेची, ताली से जिक्के ताको, तालिहा से न्योता दुकोम, जीरो हापोली से हागे अप्पा, हायोलियांग से दासांगलू पुल और बोमडला से दोंगरू सियोंगजू शामिल हैं। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक्स हैंडल ने रेखा पात्रा की कुछ निजी जानकारियों का विवरण पोस्ट किया गया था। इस मामले को लेकर रेखा पात्रा हमलावर हैं। रेखा पात्रा ने इसे निजता का उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी की है। इसी घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बशीरहाट पहुंचे और रेखा पात्रा के साथ एक रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने दावा किया कि बशीरहाट के लोगों ने मिलकर संदेश खाली और बशीरहाट के टीएमसी अपराधियों को सबक सिखाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने टीएमसी उम्मीदवार देबांशु भट्टाचार्य के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। रेखा पात्रा ने देबांशु भट्टाचार्य पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खातों का विवरण सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है। देबांशु टीएमसी आईटी सेल के प्रभारी और तमलुक से उम्मीदवार हैं। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद निर्वाचित शमिक भट्टाचार्य ने भी सोशल मीडिया में व्यक्तिगत विवरण के इस तरह के प्रदर्शन की आलोचना की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर चौधरी ने भी टीएमसी की इसी हरकत की निंदा की। जिन लोगों ने रेखा पात्र की निजी सूचनाएं सोशल मीडिया पर साझा की है, मैं ऐसे लोगों के लिए सजा की मांग करता हूं। रेखा पात्र को तृणमूल के खाते से कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि वो करदाताओं का पैसा है। उस पर जितना अधिकार ममता का है, उतना ही रेखा पात्रा का भी है। रेखा पात्रा संदेश खाली की पहचान है। पश्चिम बंगाल के लोग संदेश खाली की घटना पर दुखी हैं और ये न्याय के लिए समर्थन में हैं। संदेश खाली के गुंडों को हराने के लिए बसीरहाट के लोग भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। रेखा पात्रा जी एक साधारण महिला से निकलकर आज रेखा पात्रा पूरे बंगाली परिवार का चेहरा बन गई हैं। जो भी हुआ है उसका पूरा श्रेय ममता बनर्जी को जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, इसलिए अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए टीएमसी कन्याश्री और लक्ष्यश्री जैसी योजनाओं की सहारा ले रही है। और मुजफ्फरनगर लोकसभा की खतौली विधानसभा के गांव मठ करीमपुर में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर हमला किया गया। अराजक तत्वों ने पथराव कर 8 गाड़ियों के शीशे तोड़े और 10 से अधिक लोगों को चोटें भी आईं। इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। एसपी सिटी सहित बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान गांव में घटना हुई। भाजपा ने घटना को विपक्षी दलों की साजिश बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो एक ओर जहां चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, वहीं बिहार की सियासत में नित नया सियासी ड्रामा दिख रहा है। महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। इस सियासी जंग की वजह है पूर्णिया लोकसभा सीट, जहां महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। वहीं चुनाव में दल बदल भी जारी है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। इस सियासी जंग की वजह है पूर्णिया लोकसभा सीट, जहां महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद पूर्णिया में सियासी हलचल तेज हो गई है।
पप्पू यादव जहां कांग्रेस का झंडा लेकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडी महागठबंधन की सदस्य पार्टी आरजेडी पहले ही इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। इंडी गठबंधन के तहत बिहार की आरा, काराकाट व नालंदा, झारखंड की कोडरमा और अगियाओं सू विधानसभा उपचुनाव के लिए भाकपा माले ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। कर्नाटक से 2004 से 2009 तक सांसद रही डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा, जयराम रमेश और पवन खेरा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गईं। It is Indian National Congress they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Devegowda ji in Karnataka. रविवार को होने वाली इंडी गठबंधन की इस रैली के बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये किसी एक दल या व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। इस रैली में इंडी गठबंधन के सभी 18 घटक दल शामिल होंगे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शामिल दलों के नेताओं को कोई भी पूछने वाला नहीं है, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। इस बीच तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल से डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने प्रचार किया। मारन ने चेन्नई मध्य सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वो इसी सीट से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। मुद्दों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन जनता को ही तय करना है कि सत्ता की चाबी वो किसे सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। आपका स्वागत है एक बार फिर। और आइए अब कुछ और खबरों में नजर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 1980 में जब बीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की, तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। उन्होंने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रवाह किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुई हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शाहजहां शेख को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शाहजहां को वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की जांच में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने पर भी शाहजहां आज बशीरहाट जेल में ही रह गया। नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप द्वारा भीलवाड़ा सुर संगम 2024 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन प्रसिद्ध वायलिन वादक मानस कुमार और प्रख्यात गायिका डॉक्टर अश्वनी भिंडे देश पांडे ने अपनी प्रस्तुति दी।
भीलवाड़ा सुर संगम 2024 का आगाज हो चुका है। सुरों की इस महफिल में भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकार एक ही साथ एक ही मंच पर इकट्ठा होकर अपनी संगीत का जादू बिखेरते हैं। ये उत्सव भारत की सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मनाता है। वहीं लोगों के बीच भी इस वार्षिक उत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में LNJ भिलवाड़ा ग्रुप द्वारा भिलवाड़ा सुर संगम 2024 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन प्रसिद्ध वायलिन वादक मानस कुमार और प्रख्यात गायिका डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे ने अपनी प्रस्तुति के जरिए सबका मन मोह लिया। बता दें कि डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे का संबंध केवल संगीत की दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री और बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की पढ़ाई भी पूरी की है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान देखकर उन्हें काफी खुशी महसूस होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज की युवा पीढ़ी भी शास्त्रीय संगीत की तरफ अट्रैक्टेड है और मैं ये मानती हूँ कि जिस व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत की तरफ रुझान महसूस होता है उसके सर पर ईश्वर का हाथ है। वहीं वायलिन वादक मानस कुमार ने भिलवाड़ा ग्रुप का आभार जताया। पूरे भिलवाड़ा ग्रुप को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे हमारे शास्त्रीय संगीत को प्रमोशन करने के लिए और इतने अच्छे से फेस्टिवल हर साल आयोजन करते आ रहे हैं। आज मुझे भी इस फेस्टिवल में इनवाइट किया, उसके लिए भी मैं बहुत उनका आभारी रहूँगा और मुझे यहाँ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा। कलाकारों के प्रदर्शन के दौरान श्रोता मंत्रमुग्ध नजर आए। गौरतलब है कि इस आयोजन के माध्यम से LNJ भिलवाड़ा ग्रुप का लक्ष्य आज की पीढ़ी के बीच भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक समृद्धि के प्रति भावना को बढ़ावा देना है। संगीत एक ऐसा जरिया है जो मनोरंजन के साथ साथ हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करता है। लोगों को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर ऐसे उत्सवों में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं नेहा गोस्वामी, DD न्यूज। और भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में अपहृत ईरानी जहाज अल-कमर 786 पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों वाले चालक दल ने भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। गौरतलब है कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जहाज अल-कमर 786 पर हमला किया था। नौसेना ने बताया कि सुकात्रा के पास 9 हथियारबंद लुटेरों ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया था। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ मियामी ओपन के खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार देर रात खेले गए फाइनल मुकाबले में रोहन एबडन की जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 के अंतर से पराजित किया। बोपन्ना पहली बार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और जीत हासिल करने में सफल रहे। अब सोमवार को जारी होने वाली ATP रैंकिंग में रोहन एबडन की जोड़ी एक बार फिर से नंबर 1 जोड़ी बन जाएगी। इससे पहले इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली ये जोड़ी नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। IPL 2024 के 11वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में क्विंटन डिकॉक की अर्धशतकीय पारी की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 178 रन ही बना पाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।